जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आप में से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैं गुलशन कुमार हत्याकांड पर भी एक वीडियो बनाऊं और उसकी कहानी आप लोगों को सुनाऊं। तो आज हम बात करेंगे गुलशन कुमार के बारे में। और गुलशन कुमार की ये कहानी हम खुद मजीद मेमन, भारत के मशहूर वकील एडवोकेट मजीद मेमन के मुंह से सुनने वाले हैं, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने की इस केस की खामियां जो है वो उजागर की थी और अदालत के सामने ये बात पेश की थी कि किस तरह से मुंबई पुलिस की जांच जो है वो घटिया दर्जे की थी और मुंबई पुलिस की जांच में क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से इस मामले के आरोपी पकड़े नहीं जा सके और गुलशन कुमार को इंसाफ नहीं मिल सका। गुलशन कुमार एक म्यूजिक कंपनी के मालिक थे। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और टी सीरीज उनकी कंपनियां थी। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी इलाके में उस वक्त उनकी हत्या कर दी गई जब वे एक शिव मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे और अपनी कार में बैठने जा रहे थे। तब 3 शूटरों ने आकर उन पर गोलियों की बौछार कर दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में जब मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो नाम आया नदीम सैफी का। वही नदीम सैफी जो कि मशहूर थे नदीम श्रवण वाली संगीतकार की जोड़ी के नाम से। मुंबई पुलिस की ओर से यह कहा गया कि नदीम सैफी ने एक एल्बम निकाला था, एक म्यूजिक एल्बम निकाला था हाय अजनबी नाम का, और गुलशन कुमार पर यह दबाव डाला था कि इस एल्बम को जो है वो पब्लिश करें। लेकिन गुलशन कुमार को लग रहा था कि ये एल्बम जो है वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होगा, फ्लॉप होने वाला है, तो नहीं चाहते थे इसे प्रकाशित करना। लेकिन नदीम सैफी की ओर से दबाव डाला गया तो उन्होंने प्रकाशित कर दिया। लेकिन जैसा गुलशन कुमार ने आशंका जताई थी कि एल्बम फ्लॉप होगा, वाकई में वैसा हुआ, एल्बम चला नहीं। अब इसको लेकर नदीम सैफी भड़क गए और एक बार वे गुलशन कुमार के दफ्तर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने गुलशन कुमार के साथ खूब झगड़ा किया, उनके बीच में कहा-सुनी हुई और नदीम सैफी ने ऐसा आरोप लगाया कि आपने सही तरीके से इसकी पब्लिसिटी नहीं की, जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी वैसी पब्लिसिटी नहीं की और इसी वजह से यह एल्बम फ्लॉप हो गया है। अब इसके बाद पुलिस का ऐसा आरोप है कि गुलशन कुमार ने उस झगड़े के बाद से नदीम सैफी को काम देना बंद कर दिया। उनके एल्बम, उनकी ओर से संगीत को लेकर जो प्रोजेक्ट्स थे वो देने बंद कर दिए। नदीम सैफी को इससे काफी नुकसान हो रहा था और ऐसे में पुलिस का यह कहना है कि नदीम सैफी ने अबू सलेम को सुपारी दे दी गुलशन कुमार को मरवाने की, और सुपारी का पैसा भी उन्होंने एक राइवल म्यूजिक कंपनी, जो गुलशन कुमार की राइवल कंपनी थी टिप्स, उसके मालिक रमेश तौरानी से दिलवाई। तो रमेश तौरानी को भी इस मामले में आरोपी बना लिया गया। अब नदीम सैफी जब यह हत्याकांड हुआ उसके बाद से लगातार बाहर थे, यूके में थे, और जब उन्हें आरोपी बनाया गया तो फिर भारत से एक टीम गई लंदन उनको प्रत्यर्पित करने के लिए, मशहूर वकील उज्जवल निकम के नेतृत्व में। लेकिन वहां की अदालत में मुंबई पुलिस ये केस हार गई। वहां की अदालत ने नदीम सैफी को प्रत्यर्पित करने से मना कर दिया। अगर यहां की बात करें भारत में, तो इस सेशन कोर्ट में भी मुकदमा चला जिसमें कि रमेश तौरानी आरोपी थे और जो शूटर थे वो आरोपी थे। लेकिन 19 में से सिर्फ एक शूटर था जिसे की सजा सुनाई गई और बाकी सभी आरोपी जो है वो बरी कर दिए गए। यानी कि विदेश में भी हार हुई मुंबई पुलिस की और यहां पर भी इस अदालत में भी मुंबई पुलिस वो मुकदमा हार गई। तो मुंबई पुलिस की जांच में क्या क्या खामियां थी और क्यों गुलशन कुमार को इंसाफ नहीं मिल पाया, इसकी कहानी खुद मजीद मेमन ने मुझे सुनाई। उनकी किताब के लोकार्पण के पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमने बातचीत की जिसमें उन्होंने पूरी कहानी सामने रखी, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील वही थे यहां पर भी और लंदन में भी। सुनिए। तो मुझे आपसे ये समझना है कि गुलशन कुमार हत्याकांड की साजिश पूरी क्या थी, ये मामला क्या था और कहां कहां पर पुलिस इस मामले में चूक गई, जिसकी वजह से पुलिस ने जिनको आरोपी बनाया था उनको जो है कन्विक्ट नहीं करा पाई, उनको सजा नहीं दिला पाई।
देखिए, ये बहुत ही प्रख्यात मामला था। 12 अगस्त 1997 को दोपहर को एक मंदिर में पूजा के समय गुलशन कुमार को कुछ हत्यारों ने गोली चलाकर ऑन द स्पॉट मार दिया। जाहिर है कि जैसा कि आपने कहा कि गुलशन कुमार एक बहुत ही बॉलीवुड के मशहूर व्यक्ति थे, कैसेट किंग कहलाए जाते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत बड़ी संख्या में मदद किया करते थे, फाइनेंस किया करते थे। बॉलीवुड में भी उनकी चर्चा बहुत हुई थी और बॉलीवुड में उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने रास्ते के लोगों को पकड़कर गायक बना दिया, संगीतकार बना दिया। तो जितने स्टैब्लिश्ड लोग थे वो बहुत परेशान थे कि 2 पैसे का आदमी आ गया और उसको बना दिया और उसकी कैसेटें भर भर के सब जगह भेजनी शुरू। तो पॉलिटिकल बिजनेस लाइवलरी भी थी बॉलीवुड में, लोग नाराज भी थे। अब जिस दिन हत्या हो गई उस समय नदीम श्रावण, जिसको मैंने डिफेंड किया लंदन के नदीम सैफी, नदीम श्रवण जोड़ी के नदीम सैफी, नदीम अख्तर सैफी जी। तो इनसे मुतालिक मामला ऐसा था कि वो जिस वक्त हत्या हुई थी 12 अगस्त को, उससे महीना भर पहले से वो लंदन में थे। उनकी बेगम सुल्ताना जो है, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था तो वो वहीं पर थे, उस वक्त यहाँ नहीं थे। लेकिन यहाँ न होकर भी आज के मॉडर्न ज़माने में सुपारी दी जाती है और हत्या की जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे दाऊद हो या आलू ये है, बी है, शकील है, फला है, राजन है, वो तो यहाँ नहीं है लेकिन वो करवाते हैं हत्या। तो इस तरह के आरोप थे नदीम पर भी कि उसमें जिम्मेदारी उसकी है, उसने करवाई, अबू सालेम को सुपारी देकर गुलशन कुमार की हत्या करवाई। ये सरकार का केस था, पुलिस वालों का। पुलिस का केस क्या था कि नदीम सैफी ने किस वजह से हत्या करवाई गुलशन कुमार की? नदीम सैफी की एक एल्बम बनी थी, हाय अजनबी। हाँ, हाय अजनबी। तो हाय अजनबी को नहीं चलाया, इसका उसको गुस्सा आया और फिर उससे इस तरह की कहानी उन्होंने बताई। लेकिन मैं जरूरी चीजें बताऊंगा आपको, तो कुछ गैर चलो छोड़िए। लंदन में उस पर यह आरोप लगा था कि आपने अबू सालिम को सुपारी दी और उसके गुंडे भिजवा कर इसकी हत्या करवाई। ये उनका बेसिक आरोप था। हैरानी की बात यह है जितेंद्र जी कि नदीम की ट्रायल जो चली गुलशन कुमार की हत्या की, उसमें अबू सालिम नहीं था ट्रायल में। आप अभी जो कह गए थे मुझसे पहले, अबू सालिम ट्रायल, इसलिए कि अबू सालिम अवेलेबल नहीं है। उस वक्त था ही नहीं अवेलेबल, वो तो बाद में आया था, 2005 में अबू सालिम आया था। वो जब बाद में आया तो हैरानगति की बात तो ये है कि प्राइम पर्सन अकॉर्डिंग टू द पुलिस थियोरी वाज अबू सालिम, करता धरता वो था, पैसे उसको दिए थे तौरानी ने और नदीम ने, ऐसा उनकी कहानी थी। और उसको आरोपी ही नहीं बनाया गया, वो तो आ गया यहाँ, प्रत्यापन पुर्तगाल से करके उसको यहाँ लाए। तो उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस की जो लिस्ट है उसमें गुलशन कुमार हत्या का नाम ही नहीं है। ये तो कोई समझ में नहीं आ रही बात। चलिए इसको छोड़िए अबू सालिम को। नदीम के खिलाफ जो मुकदमा था उसमें लंदन की चीफ जस्टिस की कोर्ट में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ लंदन डिवीजन बेंच, क्वींस डिवीजन बेंच, जहां हम लोगों ने मुकदमे को चलाया था, वहां पर एक बात हमने अदालत के सामने रखी, बाकी 25 चीजें छोड़िए। मेंडोजा जो पुलिस कमिश्नर थे उन दिनों में, रॉनी मेंडोजा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बंबई में ली और वो बड़ी सितारों से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सारा मीडिया, बॉलीवुड, ये वो पूरे देश की मीडिया खड़ी थी वहां पर। वहां उन्होंने ये दावा किया कि हमने गुलशन कुमार हत्या केस को हल कर लिया, सॉल्व हो गया केस, उन्हीं का आदमी है बॉलीवुड का उनका साथी जो हत्यारा है। और नदीम ने अबू सालिम के जरिए, गुंडों के जरिए सुपारी देकर उसकी हत्या कराई। इस सिलसिले में हमारे पास ढेर सारा सबूत है, ये उसके बयान है। और इसको मीडिया ने कवर किया दूसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हेडलाइंस में आ गई, पूरा नदीम का भी नाम आ गया। इसी को लेकर उस समय गृह मंत्री महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे थे, वही फाइल लेकर, वही बैग लेकर गोपीनाथ मुंडे दौड़े दिल्ली, और दिल्ली में उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां वही चीजें दोहराई गई जो यहाँ पर मेंडोजा ने कही थी। उसका भी पूरा रिकॉर्ड था, समय, डेट, वेन्यू, क्या कहा गया, ये चारों चीजें भरपूर मीडिया में अवेलेबल थी जो हमारे पास था रिकॉर्ड में। कोर्ट में जब मुकदमा चला तो उस वक्त हमने अदालत से बड़े अदब से सिर्फ एक सवाल पूछा कि साहब सरकार से एक सवाल पूछिए। जिस वक्त मेंडोजा ने ये कहा कि हमारे पास ढेर सारा एविडेंस है कि नदीम का इन्वॉल्वमेंट है, उस समय उनके पास क्या था वो ढेर सारा एविडेंस, अदालत को बताया। तो अदालत ने उनसे पूछा कि भाई बताइए उस लेट को, उस दिन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ढेर सा एविडेंस है कि वो इन्वॉल्व है। जब सारा रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला
कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन नदीम का नाम कहीं भी नहीं था केस में। उसके 6 दिन बाद पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ जिसमें नदीम पे शक जाहिर किया गया। शक की भी गुंजाइश नहीं थी जिस दिन ये घोषणा की गई। तो ये घोषणा जो की गई ये पॉलिटिकल प्रेशर पर या दीगर प्रेशर पे की गई, लीगली नहीं थी। तो जब जज ने पर सरकार वहाँ पर क्राउन प्रोसिक्यूशन को कहा कि आपको थोड़ा समय देता हूँ, आधे घंटे का जाइए और मुझे बताइए कि उस दिन जब ये दावा किया गया कि एम्पल एविडेंस इज देयर फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ नदीम, बताइए कहाँ से बताया गया वो? एक कागज नहीं था उस पर। तो भड़क गए वो दोनों जज। पहला स्टेटमेंट जो नदीम का जहाँ नाम आता है शक के दायरे में, वो भी उसके हफ्ते भर बाद का है। तो उन्होंने कहा तो ये कैसे कहा इन्होंने? तो जज ने अपने जजमेंट में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने एक साजिश रच के नदीम का इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया और उसके बाद झूठा एविडेंस बनाकर उसका केस को मजबूत बनाया। इसलिए हम भारत सरकार को ये नदीम को नहीं सौंप सकते। और आपको ताज्जुब होगा कि 9,20,000 पाउंड्स यानी कई करोड़ बनता था उस जमाने में, वो उसको रिवॉर्ड में दिया गया। और नदीम, उसकी बेगम सुल्ताना, उसके 2 माइनर बच्चे और उसकी मेड लड़की 5 लोगों को ब्रिटिश पासपोर्ट दिया गया। ये था फैसला। उसके बाद सरकार हिल गई कि ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसे कैसे हो गया, अब हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील करें इसको। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में उन्होंने अपील दाखिल की। फिर हम गए वहाँ, तो हाउस ऑफ लॉर्ड में लीव टू अपील, तो बोर्ड पे 7वां नंबर था, कुछ छठा। 2 मिनट में कोर्ट बैठा वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, और उन्होंने कहा लीव रिफ्यूज्ड और फेंक दिया। खत्म हो गया मामला। वहाँ से मामला दफन। नहीं तो ये हमारी एजेंसियों के लिए तो बड़ी ही बेइज्जती वाली बात थी। बिल्कुल। कि एक विदेशी अदालत ने किस तरह से। इसीलिए जितेंद्र जी एक जुमला में और कह दूं कि जब हम सीढ़ियां उतर रहे थे वहां से हाउस ऑफ लॉर्ड वेस्टमिनिस्टर से, तो CNN और BBC के 2 बंदे कैमरा लेके दौड़ते हुए मेरे पास आए। मेरे बाजू में नदीम खड़ा था। मुझसे कहा मजीद साहब, आपकी ज़िंदगी का ये सबसे ज़बरदस्त दिन है कि इतनी बड़ी मैटर को आपने इतनी ज़बरदस्ती के साथ जीता है कि धज्जियाँ उड़ गई पुलिस की, तो आप बहुत खुश होंगे। तो मैंने जो अल्फाज कहे थे वो मुझे आज भी याद है। 25 साल बाद मैंने उनसे कहा था कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तो आप गलत हैं। मैं खुश नहीं हूँ इसलिए कि एक हाथ में तो मेरे मुवक्किल की कामयाबी है, लेकिन दूसरे हाथ में मेरे देश की बदनामी है। और मुझे बहुत दुख होता है, शर्म आती है कि ऐसा क्या हुआ जो गैर मुल्क की ज़मीन पर हमें ये शर्मनाक फैसला देखना पड़ा। और इसलिए मैं फ़ौरन घर जाऊँगा और चेक करूँगा कि कहाँ गलत हुआ, और इसके बाद ऐसा कभी ना हो। These were my words. जी बिल्कुल। ये तो विदेश में जो कानूनी हार हुई भारतीय एजेंसी की, वो आपने बताया कि कैसे नदीम सैफी को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ की अदालत में भी, यहाँ के सेशंस कोर्ट में वो मुकदमा चला जिसमें कि रमेश तौरानी, जो एक राइवल म्यूजिक कंपनी के मालिक थे, वो आरोपी थे। साथ में शूटर्स भी थे जिन्होंने गोली चलाई थी। उसमें से सिर्फ शूटर को सजा हुई, लेकिन बाकी लोगों को जो है वो बरी कर दिया गया। वो आपने पुलिस की कहां चूक पाई जिसकी वजह से ये लोग जो है बरी हो गए? और गुलशन कुमार हत्याकांड का मामला भारत की अदालत में भी मुंबई पुलिस हार गई। देखिए, भारत की अदालत में भी ट्रायल जज ने अपने जजमेंट के फैसले में ये बात कही कि पुलिस का ये आरोप कि ये सुपारी दी गई थी और ये मारा गया था, ये साबित नहीं हुआ। ये ट्रायल कोर्ट ने भी कहा। तो इसलिए वो तो मामला खत्म हो गया। अब जब उसके बाद ये सारी चीजें हमने यहाँ कोर्ट में नहीं लाई, क्योंकि इससे बदनामी होगी हमारी सरकार की, हमारी पुलिस की। हमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया कि हमने उसको चर्चित किया। अभी तक किसी को पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बड़े शर्मनाक हैं। उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं, क्राउन की सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच का चीफ जस्टिस के अल्फाज है ये। अब क्या बोले इससे ज्यादा। उन्होंने ये कहा कि पुलिस की बेईमानी की वजह से, तो बिकॉज ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ मुंबई पुलिस, आई एम रिफ्यूजिंग टू हैंड ओवर नदीम। बड़ी दुख की बात थी, लेकिन इसको हमने भूल जाना बेहतर समझा, इसलिए कि हमें इसके बाद आकर यहाँ की पुलिस या सरकार के कामकाज में इस तरह की हरकतें दोबारा न हो, इसकी कोशिशें की। इस मामले का सबसे मुख्य आरोपी था अबू सलेम, जिसके कहने पर ही शूटरों ने गोलियां बरसाई थी गुलशन कुमार के ऊपर।
लेकिन अबू सलेम पर इस मामले में मुकदमा चला ही नहीं। साल 2005 में अबू सलेम को पुर्तगाल से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। कुल 8 मामलों की लिस्ट सौंपी गई पुर्तगाल की अदालत के सामने, जिसमें यह मामला था ही नहीं। क्योंकि मुंबई की अदालत में और लंदन की अदालत में भारत सरकार की हार हो चुकी थी, या कहें कि मुंबई पुलिस की हार हो चुकी थी, इसलिए यह मामला रखा ही नहीं गया पुर्तगाल की अदालत के सामने। और अबू सलेम भारत लाया गया, फिलहाल जेल में है। तमाम मामलों में मुकदमे चले, सजा भी हुई, लेकिन गुलशन कुमार के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। गुलशन कुमार को न्याय नहीं मिल सका। तो दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। और ऐसे किस्सों को आपको पढ़ने मिलेगा मजीद नेमन की किताब में भी, उसमें और भी इस तरह के कई मामले हैं जो काफी चर्चित रहे, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।